हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया का कंपैरिजन। तो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू के 4 वेरिएंट होते हैं। अभी ये 4 वेरिएंट में से कोई भी वेरिएंट से हमको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एक बार हमको कोई एक वेरिएंट से इन्फेक्शन हो गया तो नेक्स्ट टाइम उसकी इम्यूनिटी हमको डेवलप हो जाती है। पर अगर नेक्स्ट टाइम अगर डेंगू का वेरिएंट दूसरा रहा तो वो डेंगू हमको ज़्यादा घातक सिद्ध होता है और उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। पिछली बार हमने चिकनगुनिया के बारे में, उसके कॉजेज़, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में देखा था। उसका वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो 400 मिलियन पीपल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड अफेक्ट करती है। उसमें से 100 मिलियन पीपल्स दे गेट सीवियरली अफेक्टेड विद डेंगू वायरस एंड 24,000 डेथ्स आर बिकॉज ऑफ डेंगू वायरस एवरी ईयर। आज हम जानेंगे डेंगू और चिकनगुनिया, इसमें कौन सा जानलेवा और घातक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। डेंगू में जो बुखार आता है वो ठंड लग के आता है, बहुत तेज रहता है और साथ में सर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इसके कंपैरिजन में आप चिकनगुनिया का जो फीवर है वो भी 102, 104 पे रहता है, उसमें भी जॉइंट पेन ज़्यादा रहता है। अब डेंगू और चिकनगुनिया में डिफरेंस देखे जाए तो चिकनगुनिया का जो दर्द है वो ये जो रिस्ट जॉइंट है, इसके ऊपर के जितने भी छोटे जॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा होता है। जैसे ये अपने हैंड्स के जो छोटे जॉइंट्स हैं, पाम्स के जो जॉइंट्स हैं, उसके बाद में एंकल जो जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स और उसके आगे जो अपने पैर के टोज़ हैं, उसमें चिकनगुनिया का इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है। बुखार के साथ में अगर स्मॉल जॉइंट्स का पेन है तो हम उसे चिकनगुनिया समझते हैं। पर अगर बुखार के साथ में लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे शोल्डर है, नेक है, बैक है, नी जॉइंट है, एल्बोज़ है, तो उसमें हम लोग डेंगू सस्पेक्ट करते हैं। अभी डेंगू में क्या होता है कि उसमें मायल्जिया, जिसको हम लोग मांसपेशियों में जो दर्द बोलते हैं, वो सीवियर रहता है। उतना दर्द हमको मायल्जिया यानी मांसपेशियों का दर्द चिकनगुनिया में नहीं मिलता। तो चिकनगुनिया में हमको जॉइंट पेन ज़्यादा मिलता है, डेंगू में मांसपेशियों में दर्द मिलता है, जॉइंट पेन थोड़ा कम रहता है। अब ये हो गया उसके फीवर के बारे में। उसके बाद में हम आएंगे सर दर्द। सर दर्द के बारे में हमने बताया कि डेंगू का जो सर दर्द है वो बहुत सीवियर रहता है और ये आँखों के पीछे रहता है, माथे में और आँखों के पीछे। ये डेंगू की खासियत है। चिकनगुनिया में सर दर्द इतना कॉमन नहीं रहता, रहा तो भी पूरा ऑल ओवर हेड रह सकता है। स्किन सिम्टम्स ऑफ डेंगू। अब डेंगू में क्या होता है, बुखार आने के 2-3 दिन के बाद में मैक्युलोपैपुलर रैशेस होते हैं अपने स्किन पे। अब ये जो स्किन पे रैशेस होता है, इसमें लाल चकत्ते आते हैं और खुजली होती है। इसको कुछ दिन के बाद में पेटिकियल रैशेस भी बोलते हैं, जो डेंगू की खास सिम्टम्स हैं। वैसे हमको चिकनगुनिया में ये सिम्टम्स नहीं दिखते, पर चिकनगुनिया में फेस एकदम रेड हो जाता है और नाक के ऊपर चिक नोज जैसा एक काले काले छोटे धब्बे आते हैं। सिम्टम्स ऑफ डेंगू में जो हमारे जोड़ है उसमें दर्द कम रहता है, पर मांसपेशियों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। डेंगू में बहुत थकान रहती है और एकदम कमज़ोर हो जाता है शरीर। चिकनगुनिया में देखते हैं कि जोड़ों का दर्द ज़्यादा रहता है, मांसपेशियों का, जिसको हम लोग मायल्जिया बोलते हैं, वो कम रहता है। पर दोनों में दर्द जरूर रहता है, दोनों में वीकनेस रहता है। बाद में डेंगू का पेशेंट सीरियस हो जाता है, पर चिकनगुनिया का दर्द चलते रहता है। ये जो जोड़ों का दर्द है डेंगू का, ये 3 से 4 हफ्तों में निकल जाता है। पर चिकनगुनिया का जो वायरस है वो जोड़ों में जाके उसकी मेम्ब्रेन्स ख़राब करने के कारण उसको 8 से 10 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। डेंगू में एक सिम्टम कॉमन होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जैसा मुंह से खून आना, एपिस्टैक्सिस नाक से खून आना, उसके बाद में उल्टी में खून आना, ये डेंगू में हो सकता है। जब पेशेंट थोड़ा सीरियस होने लगता है तो ये साइंस हमको डेंगू में दिख सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लीडिंग टेंडेंसी बोलते हैं, हेमाटेमेसिस, एपिटैक्सिस। और स्टूल से भी यानी मेलिना होता है, स्टूल से भी खून जाता है। पर हमको चिकनगुनिया में इस प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं मिलते। उसके बाद में हम देखेंगे कि डेंगू का जो इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, ये डेंगू में ज़्यादा होता है। जैसे हमने देखा कि शरीर में ब्लड की कमी होती है, ये डेंगू से होती है। डेंगू वायरस अपने शरीर में जाता है तो ये हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करता है। लीवर को इफ़ेक्ट करने से हमारी भूख कम होती है, खाना पीना बंद हो जाता है, प्यास कम हो जाती है, तो कमज़ोरी और बढ़ती है। जब हमारे शरीर का खून कम हो जाता है तो खून कम होने से, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होने से किडनीज़ में भी
ब्लड परफ्यूजन बराबर नहीं होता तो यूरिन भी कम होता है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन डेंगू इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू चिकनगुनिया। इस प्रकार क्या होता है कि जैसे लंग्स में भी जब हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो लंग्स में भी हमको ARDS, सांस लेने में दिक्कत या प्लूरल इफ्यूजन, ऐसे सिम्टम्स डेंगू में दिखते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हमको चिकनगुनिया में नहीं दिखते। तो चिकनगुनिया और डेंगू में डेंगू ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। अभी क्या होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने का कारण है कि प्लेटलेट्स की कमी होना। तो प्लेटलेट की कमी डेंगू में भी होती है और चिकनगुनिया में भी होती है। पर डेंगू में क्या है कि प्लेटलेट्स कम इसलिए होते हैं कि ये वायरस हमारे बोन मैरो में जाके अफेक्ट करता है। तो बोन मैरो को डिप्रेशन होने के कारण फिर ये हमारे खून की जो रफ्तार है बनने की उसको कम करता है। तो खून की कमी, प्लेटलेट की कमी। अब प्लेटलेट कमी होने के कारण हमारा जो खून का गाढ़ापन है, जिसको हम लोग हेमाटोक्रिट बोलते हैं, वो गाढ़ापन बढ़ जाता है। जिससे क्या है कि हमारे जो आर्टरीज रहती है उसमें से जो प्लाज्मा है वो बाहर निकलता है। तो प्लाज्मा बाहर निकलने के कारण हमारे स्किन के ऊपर ब्लीडिंग, रैशेस, पेटिचियल हैमरेज, ऐसे हमको ब्लीडिंग के स्पॉट्स दिखना चालू हो जाते हैं स्किन पे। तो ये सिम्टम्स है डेंगू के और ये सीरियस साइन है। इसको हम लोग कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने के कारण क्या हो रहा है कि पेशेंट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, उसके बाकी ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होता है। प्रेशर का जो फ़र्क है वो जब कम 20 mm से कम हो जाता है तो वो पेशेंट शॉक में जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब जब ये शॉक होता है, यूरिन आउटपुट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, तो ऐसे पेशेंट को हमको तुरंत एडमिट करना पड़ता है ताकि हम उसकी लाइफ बचा सकें। डेंगू हेमोरेजिक फीवर के साइन से रेड सिग्नल्स है, ये दिखने के बाद में आपको उसको एडमिट करके करेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिस पेशेंट विल लैंड इन डिफ़िकल्टी और इसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे वक्त हमको ये नहीं देखना है कि उसको अभी कौन सी ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट उसकी लाइफ सेव करने के लिए उसको एडमिट करना है और ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर से बाहर निकलना है। उसके बाद में उसको डेंगू शॉक सिंड्रोम में नहीं जाना है। चिकनगुनिया में मल्टीपल ऑर्गन्स में नहीं जाता है, पर चिकनगुनिया में कभी कभी कोमॉर्बिड कंडीशन, अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाथ पैरों में जकड़न है, ओल्ड एज है, पहले से बहुत बीमार हैं, तो ऐसे पेशेंट में ये वायरस ब्रेन में जाके CNS में इफेक्ट कर सकता है और CNS में इफेक्ट करने के कारण उसको झटके आना या एंसेफेलाइटिस, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसका प्रमाण भले ही कम हो पर चिकनगुनिया से भी ऐसा होता है। तो उसके लिए भी ये पेशेंट को हमको एडमिट करना ज़रूरी है ताकि उसका फ्लूइड वगैरह ये सब करेक्शन कर सके। और एक प्रॉब्लम होता है चिकनगुनिया में जो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि ये जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है तो हमारे जो नसें हैं सुन्न पड़ जाती है और हम उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो कंपैरिजन किया है कि डेंगू और चिकनगुनिया में डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है, चिकनगुनिया बहुत तकलीफ देता है पर जानलेवा साबित नहीं हुआ है। चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स उतना कुछ कम नहीं होते, थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर जितना प्रॉब्लम डेंगू में आता है उतना इसमें नहीं होता। हीमाटोक्रिट वैल्यू सेम रहती है। ल्यूकोप्रीनिया अपने को डेंगू में देखने को मिलता है, 2 से 3 हज़ार उसके WBCs हो जाते हैं, पर चिकनगुनिया में 4-5 हज़ार के करीब रहते हैं। हेमाटोक्रिट भी बराबर रहता है। इसमें चिकनगुनिया में कोई साइंस ऑफ शॉक या कोई इमरजेंसी हमको ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती। तो डेंगू में वार्निंग सिग्नल्स की तरफ हमको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे क्या। प्लेटलेट अगर 50,000 से कम हो रहे हैं तो वो पेशेंट को हमको सीरियसली मॉनिटर करना पड़ता है, उसका CBC देख के। उसके बाद में अगर पेशेंट को पेट में दर्द शुरू हो गया, उल्टी चालू हो गई, तो हमको ये पेशेंट को सीरियसली लेना पड़ता है कि इसको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है पेट में, या उल्टी में खून आ रहे हैं, मसूड़ों से खून आ रहे हैं। तो ये रेड सिग्नल्स हैं डेंगू के लिए। डेंगू में पेशेंट को कमज़ोरी भी बहुत बढ़ जाती है अगर उसका ओरल इंटेक कम हो गया, खाना पीना बंद हो गया, उल्टी चालू हो गया। तो ऐसे में अपने को उसको शॉक से प्रिवेंट करने के लिए उसको एडमिट करके IV फ्लूइड, क्रिस्टलॉइड्स लगाना पड़ता है ताकि उसका और ब्लीडिंग ना बढ़े और उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। हम लोग प्लेटलेट की मात्रा इसमें देखते हैं बराबर डेंगू में, ताकि हमको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है क्या। अगर 20,000 से कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट देना पड़ेगा, खून कम हो रहा है तो खून देना पड़ेगा,
ये सब चीज़ के लिए हमको इसको आईसीयू में एडमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। डेंगू में डेंगू हेमोरेजिक फीवर मैनेज करना पड़ता है और डेंगू शॉक सिंड्रोम मैनेज करना पड़ता है। अभी देखेंगे हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में डेंगू और चिकनगुनिया में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों वायरस है। तो हमको चिकनगुनिया और डेंगू में दोनों में आरटीपीसीआर करना पड़ता है पहले हफ्ते में। तो आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव आता है तो हमको समझ में आता है कौन सा वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है, क्योंकि बेसिक तो ये मच्छर से ही फैलता है। उसके बाद में हमको जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट है जैसे सीबीसी हो गया, ईएसआर, सीआरपी, जिससे हमको पता चलता है कि इन्फेक्शन की कितनी रेंज है और इलनेस कितना आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि डेंगू को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो डेंगू हमको NS1 एंटीजन में पहले 7 दिन में पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ जाता है। अगर पहले वीक में हमको ये नहीं मिला तो फिर हम उसको IgG और IgM नाम की जो एलिसा टेस्ट होती है वो करते हैं। सेम हम लोग चिकनगुनिया में भी करते हैं। तो RT-PCR और IgG चिकनगुनिया, IgM चिकनगुनिया ऐसे टेस्ट करते हैं। तो ये दोनों में हमको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और ख़ासकर हम लोग डेंगू में देखते हैं CBC में प्लेटलेट्स कितना है, WBC कितना है। और हमको ये पेशेंट को हर 4 दिन में डेंगू के पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है कि इसके प्लेटलेट्स कुछ कम हो रहे हैं क्या, हेमाटोक्रिट कैसा है। वैसे चिकनगुनिया में इतना मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं होती। होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, तो दोनों वायरल डिसीज़ के ऊपर होम्योपैथी में अच्छी ट्रीटमेंट है। डेंगू को हम लोगों को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है जिसमें 80% पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं या जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे जो पेशेंट है जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर में और डेंगू शॉक सिंड्रोम में नहीं जाते हैं, वैसे पेशेंट को एंटीवायरल जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उससे हम लोग ठीक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एंटीवायरल होम्योपैथिक मेडिसिन है इपिटोरियम पर्प क्यू, जेल्सिमियम क्यू, ये हम फर्स्ट फेज़ में देते हैं जब वो पेशेंट को बुखार रहता है। उसके बाद में अगर उसको जॉइंट पेन का इन्वॉल्वमेंट है तो रस्टॉक्स क्यू देते हैं। और दोनों में एक कॉमन दवाई है जिसका नाम है चाइना ऑप्शनलिस क्यू। तो ये चाइना हम लोग मलेरिया के लिए ट्रीट करते हैं होम्योपैथी में, क्योंकि ये मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो चाइना हमको चिकनगुनिया में भी इंडिकेटेड है और डेंगू में भी इंडिकेटेड है। तो चाइना क्यू हम लोग देते हैं। और उसके बाद में हम आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि प्लेटलेट्स का कम होना। तो एट द ऑनसेट हम देखते हैं कि प्लेटलेट कम ना हो पाए तो कैरिका पपाया मदर टिंचर आता है। ये मदर टिंचर हम 10 ड्रॉप्स TDS चालू कर देते हैं जिससे पेशेंट का प्लेटलेट्स जो है वो कम ना हो और वो बढ़ता रहे, ताकि वो कोई डिफ़िकल्टी में लैंड ना हो। बाद में डेंगू का जो हेडेक है वो हेडेक के लिए हम लोग बेलाडोना देते हैं, बेलाडोना में पोटेंसी देते हैं। उसके बाद में ये जो बीमारी है चिकनगुनिया, इसके लिए सबसे इंडिकेटेड दवाई है चाइना सल्फ और चाइना आर्स। ये पोटेंसी में दी जाती है ताकि ये वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है, वायरल लोड जो है वो कुछ कम हो और पेशेंट को राहत मिले। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे हाथ पैर दर्द है या जॉइंट पेन है तो चिकनगुनिया के में हमने देखे रस्टॉक्स क्यू, ग्लॉथेरिया और गोएकम क्यू, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे हमको दर्द से राहत मिलती है। और सिम्टोमेटिक और कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से दवाई बदल सकती है। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके डेंगू या चिकनगुनिया के फर्स्ट स्टेज के लिए बहुत अच्छी दवाई है, आप उसका इस्तेमाल। होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।